अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद महमूद है और आज हम प्लैनेट सीरीज़ ऑफ आवर सोलर सिस्टम की छठी एपिसोड पर बात करेंगे। इससे पहले हमने 5 एपिसोड्स में प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के बारे में जाना। इनमें से हर प्लैनेट की अपनी एक तारीफ है और अपना ही एक मिसाली रोल भी। हमने ये भी जाना कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूरी पर मौजूद एक प्लैनेट प्लूटो को किस तरह साइंटिस्ट ने हमारी प्लैनेट लिस्ट से बाहर कर दिया और एक डिवार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। हमने ये भी जाना कि नेपच्यून जैसे प्लैनेट पर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज़ और ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन हवाओं में अगर कोई इंसान चला जाए तो ये हवाएं उस इंसान के जिस्म को फ्रीज करके हवा में टुकड़े टुकड़े बनाकर उड़ा देने के लिए काफ़ी है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि यूरेनस जैसा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम टेम्परेचर वाला प्लैनेट है और जिसका ऑर्बिट यानी सूरज के गिर्द घूमना भी तमाम प्लैनेट्स में से मुनफरिद है। जिस प्लैनेट पर 42 इयर्स का दिन और 42 इयर्स की रात होती है। और फिर इसके बाद हमने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत तरीन प्लैनेट सैटर्न के बारे में जाना और जिसके रिंग्स आज भी साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और इसके बाद आता है जुपिटर, जिसे हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स का बादशाह भी कहा जाता है, जो कि हमारी अर्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन तमाम पिछले एपिसोड्स के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि एक तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने आज ही इस एपिसोड से हमें ज्वाइन किया होगा, वो ये समझ जाएं कि अगर वो सिर्फ इसी एपिसोड को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें समझनी चाहिए, उनको समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए उनको चाहिए कि इस एपिसोड को देखने के बाद पहली 5 एपिसोड्स ज़रूर देखें, ताकि जो बातें इस एपिसोड में या इससे आगे के एपिसोड्स में उनको समझ नहीं आएंगी वो समझ सकें और वो इस सीरीज़ को पूरी तरह देखकर और पूरी तरह समझकर एक मुकम्मल इल्म हासिल करें, ना कि एक अधूरा इल्म लेकर जाएं, क्योंकि अधूरा इल्म उस चिराग की तरह होता है जो आधे रास्ते पर बुझ जाए तो मंजिल तो नज़र आती है लेकिन रास्ता गुम हो जाता है। या ये कह लें कि अधूरा इल्म एक ऐसी किताब की तरह होता है कि जिसके कुछ सफ़े अगर फटे हों तो जितना आपने पढ़ा होगा वो भी आपको समझ नहीं आएगा और सब गलत ही लगेगा। इसी तरह अधूरा इल्म इंसान को पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, सिर्फ टुकड़े टुकड़े का मीनिंग देता है, जो अक्सर मिसलीडिंग भी होता है। और दूसरी वजह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बात से इस वीडियो का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें बताने की दूसरी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 तरह की कैटेगरी के प्लैनेट्स होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स और नंबर 2 पर है गैस जाइंट प्लैनेट्स। तमाम गैस जाइंट्स प्लैनेट्स पर मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम रॉकी प्लैनेट्स में सबसे पहले जिस प्लैनेट पर बात करेंगे वो है मार्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर भी कमज़ोर होती जा रही है और हमारा एटमॉस्फेयर भी आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऐसे में हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा और फिर हमें अपने लिए एक नया घर यानी एक नया प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। क्या फ्यूचर में हम किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी बसा पाएंगे? वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन उन 8 प्लैनेट्स में से अगर कोई प्लैनेट हमें जीने की उम्मीद देता है और जो हमारे लिए रहने के काबिल भी है तो वो है मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं।
एक लाल रंग का ऐसा प्लैनेट जहां पर साइंटिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि कभी मार्स पर भी जिंदगी हुआ करती थी। एक ऐसी जिंदगी जो एक वक्त पर नदियों, झीलों और बर्फ से भरी हुई थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी, धूल और एक अजीब सी एलियन लुक में नजर आती है। न जाने मार्स के साथ क्या हुआ होगा कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और मार्स एक मिट्टी का ढेर बनकर रह गया। आज की इस वीडियो में हम मार्स के सफर पर चलेंगे और कुछ ऐसा जानने की कोशिश करेंगे जहां पर हर पत्थर के नीचे एक अलग कहानी है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है, जो कि हमारी ज़मीन से तकरीबन 270 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर एक बहुत ही तेज़ स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मार्स पर भेजा जाए तो उस स्पेसक्राफ्ट को भी वहाँ तक पहुँचने में पूरे 7 महीने लग जाएंगे। एंशिएंट रोमन्स जब रात के आसमान में लाल चमकने वाला प्लैनेट देखते थे तो उन्हें ये लाल रंग खून और जंग की याद दिलाता था। इसी वजह से उन्होंने इस प्लैनेट का नाम रखा मार्स। ये नाम उन्होंने अपने एक गॉड के नाम से रखा। उनके लिए ये लाल रंग खून, तलवार और जंगों की निशानी थी। और कदीम मिस्र के लोग मार्स को हार्डेकर कहते थे, मतलब द रेड वन। उनके लिए इसका लाल रंग कोई खून की तरफ इशारा नहीं करता था, बल्कि डेजर्ट के लाल रंग का सिंबल था, क्योंकि उनके आसपास भी रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। उनको लगा ये भी एक आसमानी रेगिस्तान है। बेबीलोनियन के लिए मार्स कोई आम सितारा नहीं था, बल्कि उनके नज़दीक ये एक खौफनाक असर वाला तारा था। वो इसे नेर्गल के साथ जोड़ते थे और नेर्गल उनकी माइथोलॉजी में एक ऐसा देवता था जो जंग, बीमारी और मौत का सिंबल था। मार्स का लाल रंग देखकर उनको ये लगता था कि ये आग, खून और तबाही की निशानी है। जब भी मार्स आसमान में ज़्यादा चमकता और उसे देखते तो वो ये समझते कि ये कोई बुरी खबर या बीमारी का सिलसिला लेकर आने वाला है। इसलिए उनके कल्चर में मार्स को देखकर लोग घबराहट महसूस करते थे और उसे एक बैड ओमन यानी बुरा इशारा समझते थे। हिंदुस्तान की ज्योतिष शास्त्र में मार्स को मंगल कहा जाता है। ये नाम भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये प्लैनेट इंसान की ज़िंदगी में बहुत ताकतवर असर डालता है। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मंगल का रंग लाल माना जाता है। इस लाल रंग को ताकत, एनर्जी, गर्मी और तेज़ तबीयत की अलामत समझा जाता है। जैसे खून का रंग भी लाल होता है और आग का भी लाल, तो इसलिए इसे गर्म मिजाज और जंग का निशान माना गया। ज्योतिष के मुताबिक अगर मंगल किसी इंसान के चार्ट में मजबूत हो तो उसका मिजाज तेज़, हिम्मत और लड़ाकू होता है। लेकिन अगर ये कमज़ोर या बुरा असर डाले तो वो इंसान ज़्यादा गुस्से वाला, झगड़ालू या फिर ज़िद पर पूरा आता है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक पहलू पर। साइंस कहती है कि दरअसल मार्स का लाल रंग किसी खून या जंग की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट की वजह से है। जब ये लाल ज़रात सूरज की रोशनी में चमकते हैं तो पूरे प्लैनेट का सरफेस लाल दिखाई देता है, और मार्स का एटमॉस्फेयर भी इस रंग को और तेज़ कर देता है। हमारी ज़मीन का तो सिर्फ एक चांद है जो रात के वक्त चमकता हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, जिस पर आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारी पोइट्री भी सुन रखी होगी। लेकिन अगर हम बात करें मार्स के चांद की, तो मार्स के एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं, जिनमें से एक का नाम है फोबस और दूसरे का नाम है डेमोस। और ये दोनों चांद ज़मीन के चांद की तरह खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही अजीब नज़र आते हैं। ये दोनों चांद मार्स के गिर्द तो घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से जिसका नाम डेमोस है
वो आहिस्ता आहिस्ता मार्स से दूर होता जा रहा है। लेकिन दूसरा, जिसका नाम फोबस है, ये मून आहिस्ता आहिस्ता मार्स की तरफ झुक रहा है और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर ये चांद मार्स से टकरा कर तबाह हो जाएगा और ये छोटे छोटे टुकड़े बनकर मार्स के गिर्द रिंग बन जाएगा। जैसे रिंग्स हमें नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के गिर्द भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, सैटर्न सिर्फ वो अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके गिर्द रिंग सिस्टम है। अगर आप रिंग्स के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लैनेट सीरीज की मेरी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान चलते हैं जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं और ये तूफान कई कई हफ्तों तक, बल्कि कई कई महीनों तक चलते रहते हैं। इसके अलावा हमारी अर्थ पर तो ओजोन लेयर भी है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हर टाइम खतरनाक रेडिएशंस कंटिन्यूसली बरसती रहती हैं। यानी अगर आप मार्स पर अपना स्पेस सूट उतार दें तो आपके खून में बुलबुले बन जाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे और खतरनाक रेडिएशन भी डायरेक्टली आपको मार डालेगी। इसके अलावा मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है। मार्स पर मौजूद एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी लंबाई अर्थ के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है, जिसकी हाइट तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मॉन्स पहले एक वोल्केनो था जो कि एक बार फटा भी था, लेकिन फिर 10 मिलियन साल पहले मार्स के सब वोल्केनो भी एक्सटिंक्ट होकर ख़त्म हो गए। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 फ़ारेनहाइट है जो कि अंटार्कटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान मार्स पर ही क्यों जाना चाहता है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत बड़े बड़े प्लैनेट मौजूद हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि मार्स हमारे अर्थ के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। जो लोग स्पेस की दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें ये पता भी होगा तो वो ये कहेंगे कि करीब तो वीनस भी है, तो वीनस क्यों नहीं। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको सैटर्न वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट मरकरी है, लेकिन वीनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है, हमारी अर्थ से भी 90 गुना ज़्यादा टेम्परेचर, तकरीबन 465 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इतना गर्म कि जैसे किसी खोलते हुए लावे के जैसा। एक इंसान तो क्या, अगर वहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट भी गया तो वो भी कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाएगा और इंसान का वहाँ जाना तो किसी भी सूरत पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट वीनस पर जाने के बारे में नहीं सोचते। और सिर्फ यही प्लैनेट नहीं, आप ये समझ लें कि बाकी तमाम प्लैनेट्स इंसान के लिए किसी भी तरह से रहने के काबिल हैं ही नहीं। मार्स इंसानी ज़िंदगी के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि साइंटिस्ट को मार्स पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर ज़िंदगी बसाई जा सकती है, जिनमें सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है पानी। वो पानी ना तो मार्स की ज़मीन से निकलता है और ना ही वहाँ कोई समंदर वगैरह है, बल्कि मार्स का वो पानी मार्स के साउदर्न पोल कैप पर जमा हुआ है, यानी फ्रीज हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो पानी इतना ज़्यादा है कि अगर उस पानी को पिघला दिया जाए तो वो पूरे मार्स को 36 फीट तक पानी में डुबो देगा। और इस पानी का मार्स पर मिलना इंसानी ज़िंदगी के लिए मार्स पर ज़िंदा रहने की एक नई उम्मीद से कम नहीं है।
और तो और मार्स पर साइंटिस्ट को सूखी हुई नदियां भी नजर आई हैं। ये रिवर बेड्स 3 से 4 बिलियन साल पुराने हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मार्स पर कभी पानी भी हुआ करता था और हमारी ज़मीन की तरह दरिया भी बहा करते थे। इसके अलावा भी मार्स पर कई और एविडेंस मिले हैं जिनसे साइंटिस्ट को ये लगता है कि मार्स पर कभी ज़िंदगी हुआ करती थी। नासा और स्पेस एक्स मार्स को बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से स्टडी कर रहे हैं और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया है कि वो 2050 तक मार्स पर एक पूरा शहर बनाएंगे जिसमें लाखों इंसान रह सकेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। ज़मीन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मार्स को 24 घंटे स्टडी किया जा रहा है। अब मार्स को इतना ज़्यादा स्टडी करने के लिए वहाँ कोई इंसान तो इतनी देर रह नहीं सकता, इसलिए नासा मार्स को रोबोट्स के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं। नासा और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक मार्स पर 5 रोबोट्स भेजे हैं जिनको नाम दिया गया है रोवर्स। इन 5 रोवर्स में से 4 नासा के हैं और 1 चाइना स्पेस स्टेशन का है। उन 5 में से 3 रोवर्स ने काम करना बंद कर दिया है। जो 2 रोवर्स इस वक्त मार्स पर काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, वो 2 रोवर्स नासा के हैं। इन रोवर्स को बनाने से लेकर मार्स तक भेजने में बिलियन डॉलर्स का खर्चा होता है। इस बात का अंदाज़ा आप नासा के लेटेस्ट रोवर पर होने वाले खर्च से लगा सकते हैं। साल 2021 में नासा ने अपना 5वां रोवर्स मार्स पर भेजा था, जिस पर मुकम्मल खर्चा $2.5 बिलियन आया था। वो इसलिए कि उन रोवर्स को एक ऐसे रूम में बनाया जाता है जहां पर डस्ट पार्टिकल 0 के बराबर होते हैं। ये रूम्स ISO क्लास 5 या उससे भी ज़्यादा क्लीन होते हैं। इन रोवर्स को बनाने में साइंटिस्ट टेक्निकली और साइंटिफिकली बनी सूट्स, ग्लव्स, मास्क और एयर फिल्टर यूज़ करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर ना आए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजना होता है जहां कोई भी रिपेयर सिस्टम नहीं होता और ना ही ये इनके अंदर कोई अपना सेल्फ सिस्टम होता है रिपेयरिंग का। इनके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें बैकअप के तौर पर एक्स्ट्रा होती हैं, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम, कैमराज, सेंसर और कुछ सर्किट वगैरह। इन सब के बाद भी अगर कोई रोवर बिल्कुल डेड हो जाता है तो उसे मार्स के सरफेस पर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस की वजह से इन रोवर्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ताकि ये मार्स पर कई सालों तक रिसर्च वर्क कर सकें। मार्स पर कभी लाइफ हुआ करती थी या नहीं, इस बारे में साइंटिस्ट सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि कई बिलियन साल पहले प्लैनेट प्लूटो जैसा एक स्टार मार्स से टकरा गया होगा, जिससे मार्स पर लाइफ ख़त्म हो गई होगी। ज़रा इमेजिन करें कि वो प्लैनेट किस स्पीड से मार्स के साथ टकराया होगा और इसके टकराने से पूरा मार्स लावा की तरह उबल गया होगा। मार्स की आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई होगी और मार्स को ठंडा होने में भी कई बिलियन साल लगे होंगे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर्स ने 2019 से लेकर 2023 तक मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन को डिटेक्ट किया। ये बात स्पेस साइंस के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मीथेन एक ऐसी गैस है जो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहती। यानी ये सूरज की रेडिएशन और मार्स की हवा में चलने वाले केमिकल रिएक्शंस उसे तोड़ देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मार्स पर मीथेन मिल रहा है तो ये कंफर्म है कि वो मीथेन वक्फे से बन रहा है। ये मीथेन कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हमें अर्थ की एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। मीथेन अर्थ पर 2 तरीक़ों से बनता है। नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी जिंदा चीज़ों से, और नंबर 2 नॉन बायोलॉजिकल यानी केमिकल तरीके से। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिंदा जानदारों का खाना पीना, एनर्जी बनाना, सांस लेना, खाना तोड़ना
ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट के तौर पर मीथेन निकालते हैं और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में ज़मीन के अंदर पानी और कुछ खास पत्थरों के रिएक्शन से हाइड्रोजन पैदा होती है जो कि बाद में CO2 के साथ मिलकर मीथेन बनाती है। इसलिए साइंटिस्ट को लगता है कि या तो मीथेन मार्स के अंदर ट्रैप है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है, या फिर मार्स के नीचे अभी भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है जो मार्स के अंदर बहुत ही नीचे गहराइयों में गारों के अंदर छुपी हो सकती है और वही लाइफ मीथेन को रिलीज करती रहती है जो सरफेस पर आकर एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट भी होती है। 1996 में एलन हिल्स 84001 नाम का एक मार्स से गिरा हुआ मीटरॉइड एंटार्क्टिका से मिला। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ थी और फिर जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि इस मीटरॉइड पर बैक्टीरियल शेप फॉसिल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यानी नासा के साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये कोई प्रूफ नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्स पर कभी लाइफ ज़रूर होगी। 1996 में एलन हिल्स 84001 नाम का एक मार्स से गिरा हुआ मीटरॉइड एंटार्क्टिका से मिला। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ थी और फिर जब उन्होंने इस पर स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि इस मीटरॉइड पर कुछ बैक्टीरियल शेप फॉसिल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यानी नासा के साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये प्रूफ तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्स पर कभी कोई लाइफ ज़रूर थी। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इस स्टोन पर AI इमेजिंग लगाई और नया एनालिसिस दिया कि ये मीटरॉइड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स बना रहा है जो जिंदा चीज़ों की वजह से बनते हैं और ऐसे पैटर्न्स पत्थर या मिनरल्स अपने आप से नहीं बना सकते। यानी अब तक का सबसे सॉलिड क्लू कि मार्स पर जिंदगी हुआ करती थी। मार्स की एलियन लाइफ थ्योरीज सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। नासा, USA और चाइना के स्पेस मिशंस मार्स पर लाइफ के सबूत ढूंढ रहे हैं। नासा के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जिम ग्रीन ने 2020 में कहा था कि हम लाइफ के बारे में ऐसी डिस्कवरीज के करीब हैं जो हमारी सोच बदल कर रख देगी। और एलोन मस्क का कहना था कि अगर मार्स पर कभी लाइफ थी तो दोबारा भी हो सकती है और शायद हम खुद वहां जाकर वो लाइफ बन जाएं। एक बात याद रखिएगा, एलियंस का मतलब वो मॉन्स्टर नहीं होता जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि जो एक ही सेकंड में इंसान को या तो खा जाते हैं या फिर मार डालते हैं। ये सिर्फ उन मूवीज की स्टोरी पर डिपेंड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें एक कॉन्सेप्ट या इमेजिनेशन के तौर पर एलियंस की तरह दिखाया जाता है। एलियंस का मतलब आम आंख से ना दिखने वाली वो लाइफ फॉर्म है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोपिक आंख से ही देखा जा सकता है। और हो सकता है शायद मार्स पर वही लाइफ कभी रहती हो या आज भी रह रही हो। यानी एलियंस अब एक इमेजिनेशन का खेल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सर्च बन चुका है। एलियंस क्या होते हैं? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमारी अर्थ के अलावा स्पेस में किसी भी प्लैनेट या उस प्लैनेट के मून्स या इसके अलावा स्पेस से कहीं से भी मिलने वाली लाइफ एलियन ही कहलाएगी, फिर चाहे वो छोटी से छोटी माइक्रोफॉर्म में हो या फिर मूवीज़ में दिखाए जाने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर की तरह। और अब आप इस स्टेज पर आकर सोचें, एक वो लाइफ है जो आज हमारे इर्द गिर्द है जैसा कि हम खुद इंसान, और उसके बाद जानवर, चरिंद परिंद और लाखों वो स्पीशीज जो अभी तक शायद साइंटिस्ट दरियाफ्त भी नहीं कर पाए और जिसे हम इंसान अभी तक देख भी नहीं पाए। और फिर आप इमेजिन करें उस लाइफ को जो इन प्लैनेट्स पर होगी। वो लाइफ कैसी होगी, वो दिखने में कैसे होंगे, वो क्या खाते होंगे, वो क्या पीते होंगे, क्या वो किसी खुदा पर बिलीव करते होंगे, क्या उनमें इमोशंस होंगे। इन सारी बातों का जवाब
साइंस हमें अभी तक नहीं दे सकती, लेकिन इसका जवाब हमें एक जगह मिलता है, और ऐसा जवाब कि जिसको सुनने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं होंगे, आप इससे भी आगे के सवालों के जवाब जान जाएंगे, और जवाब मिलेंगे आपको मार्स के पार्ट 2 में, जिसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।